वेलकम इन सिकरवार सर चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट। आप देखेंगे कि कौन सी वर्ब परिवर्तित होती है और कौन सी वर्ब परिवर्तित नहीं होती। सेंटेंस बनाने के लिए इनका जानना क्यों आवश्यक है? क्या इसके बिना जाने हम सेंटेंस को सही रूप से बना सकते हैं? इन दोनों प्रकार की वर्ब को जानने के लिए इनके महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। इस वीडियो में इनके अंतर को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो को देखने के पश्चात फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट जीवन भर याद रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे। इस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने बरसात के मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। बरसाती कपड़े पहन लिए हैं, मास्क लगा लिया है, अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। दूसरे चित्र में भी इस व्यक्ति ने अपने आप को सर्दी के मौसम के अनुरूप अपने आप को अनुकूल कर लिया है। और देखिए ये तीसरा चित्र। इस व्यक्ति ने भी गर्मी के मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इन तीनों चित्रों में आपने देखा कि हर व्यक्ति ने हर मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। अब हम इसका दूसरा पहलू देखकर अगले कंसेप्ट को समझते हैं। इस चित्र को देखिए। तीनों ही दशाओं में अर्थात बरसात, सर्दी और गर्मी में इस व्यक्ति ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया है। लगता है इसके ऊपर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस यही कंसेप्ट हमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पर भी अप्लाई कर देना है। जिस व्यक्ति ने हर मौसम के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लिया, वही कार्य एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब करती है, अर्थात सब्जेक्ट और टेंस के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। जैसा सब्जेक्ट और टेंस होगा उसी के अनुरूप वर्ब भी बदलती जाती है। यदि हमें टेंस ढंग से आते हैं तो वर्ब टेंस में आती है, वह सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होती है। अब हम दूसरी ओर देखें। जिस वर्ब पर किसी भी सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं होता, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। इसमें आई कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। वह एक पत्र लिखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। ही के साथ वर्ब में एस या ई एस अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है। वह एक पत्र लिखना चाहती थी। शी वांटेड टू राइट अ लेटर। यहाँ पास्ट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो अब हम समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फिर से सुन लें। जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुरूप अपने आप को बदल लेती है, वही फाइनाइट वर्ब होती है। जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा कि हर सब्जेक्ट और टेंस के अनुरूप वर्ब बदल रही है।
अब हम समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलकर हमेशा एक ही फॉर्म में रहती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव, इसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जेरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है। पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी या ईएन लगा हो, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए इनको एक एक करके क्रम से समझते हैं। पहला देखते हैं इन्फिनेटिव। टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा हमने अभी प्रथम 3 एग्जाम्पल्स में देखा। इनको फिर से देखते हैं। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, शी वॉन्टेड टू राइट अ लेटर। सभी में टू राइट टू राइट टू राइट, इन तीनों में ही टू राइट का यूज़ हुआ है, अर्थात वर्ब ने अपना स्थान नहीं बदला है, चेंज नहीं हुई है। सब्जेक्ट और टेंस कोई सा भी हो, यही फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है। यह टू के बिना भी आ सकती है, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ध्यान रहे, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे यहाँ गो आया है। सी कैन डांस, वह नाच सकती है, अर्थात मॉडल। कैन क्या है? कैन एक मॉडल है, और मॉडल के बाद डांस आया है, वो भी इन्फिनेटिव ही कहलाती है, जो टू के बिना आती है। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, जेरंड। वह वर्ब जिसके अंत में आईएनजी लगा रहता है और जो नाउन की तरह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है, जेरंड कहलाती है, जो हिंदी में ना, ने, नी का अर्थ देती है। जैसे समझिए, वॉकिंग, गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग। वॉकिंग घूमना, गोइंग जाना, रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना। और एग्जाम्पल्स देखिए, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई है जेरंड, वॉकिंग। दूसरा देखिए, सी लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग स्टोरीज, वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है। जहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का यूज़ हुआ है, रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग आईएनजी फॉर्म। और तीसरा पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में ईडी या ईएन, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सभी को पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। आई सॉ अ रनिंग कैमल, आई सॉ ए रनिंग कैमल, मैंने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा। यहाँ रनिंग मेन वर्ब, रन का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो हुए का अर्थ देता है, दौड़ते हुए। जैसे स्लीपिंग, सोते हुए, स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोते हुए बच्चे, फॉलिंग लीव, गिरते हुए पत्ते। अगला देखिए, अ टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक थका हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। टायर्ड एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जैसे एक और देखिए, आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। फिर से सुन लें, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग, एक और एग्जाम्पल, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू द ऑफिस,
नाश्ता लेकर वह ऑफिस चला गया। ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है जिसमें हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमने पार्टिसिपल के देखे। अब इनके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे इस कंसेप्ट को समझने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ये 10 एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ जिनमें हमको छांटना है कि किस वर्ब का यूज़ हुआ है। हर हॉबी इज़ डांसिंग। हर हॉबी इज़ डांसिंग। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग। She wants to come and talk to me. She has a smiling face. She saw me crossing the road. छठा है I have written a letter. He had finished his work. Having killed the tiger. Having killed the tiger, he carried it home. नौमा इट मे रेन टुडे और अंतिम है लेट मी डू दिस वर्क। इसमें समझिए, इसको मैं एक एक आपको बता रहा हूँ। पहले में जेरंड का यूज़ नाउन की तरह कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। जो पहला एग्जाम्पल है, जेरंड का यूज़ नाउन की तरह कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, जेरंड का यूज़ प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा, इन्फिनेटिव का यूज़ दो वर्ब के बीच में एंड लगाकर। जब हम एंड लगा देते हैं तो टू केवल एक ही वर्ब के आगे आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल चौथा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के रूप में। पांचवा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। छठा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में हुआ है। सातवां, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में। आठवां, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़। नौवां, वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है मॉडल्स के बाद, अर्थात टू नहीं आता। और अंतिम 10वां, लेट के बाद वेयर इन्फिनेटिव अर्थात टू नहीं आता। तो आपने इस कंसेप्ट को, मैं समझता हूँ कि पूर्णतः समझ लिया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।